नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं नागराज सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नागराज और काबुकी का खजाना। नागराज और काबुकी का खजाना, लेखक संजय गुप्ता, संपादन मनीष चंद्रगुप्त, कला निर्देशन प्रताप मुलिक, चित्र चंदू, सुलेख पालवणकर। सैलेस गेम रिजर्व के नाम से प्रसिद्ध वन्य प्राणियों का अभयारण्य है तंजानिया का यह जंगल, जहां वन्य प्राणी जगत के लुप्त होते जीवों को सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाता है। जंगली कबीले के लोग हाथी को काबुकी बोलते हैं। काबुकी काबुकी कहते हैं। काबुकी को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है और तब वह चल पड़ता है एक निश्चित स्थान की ओर, जहां पहुंचकर वह दम तोड़ देता है। मृत काबुकी के दांत के अरबों रुपयों के इस विशाल खजाने तक आज तक कोई मनुष्य नहीं पहुंच पाया। विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां इस खजाने के पीछे पड़ी हैं, जिनमें से एक जापान की मिस किलर, अरब का शैतान YBA फोर्स का नेता यूसुफ बिन अली खान, चीन के माफिया गिरोह का कुख्यात दरिंदा कोया कोया हितैची और सम्राट थोडांगा, तंजानिया के जंगलों का बेताज बादशाह, जंगल का सबसे क्रूर व हिंसक जानवर कहते हैं उसे, एकमात्र व्यक्ति जो जानता है कि काबुकी का खजाना कहाँ है, तंजानिया की राजधानी दोदोमा। और अरे, ये तो नागराज है, ये यहाँ क्या कर रहा है? शैतान थोडांगा, सेलेस गेम रिजर्व को तेरे आतंक से मुक्त कराने आया हूँ मैं। इधर शहर से दूर सेलेस गेम रिजर्व के एक हिस्से में लड़की ने अपने पाँव को उस ट्रैप से निकालने की भरपूर चेष्टा की। ये क्रोधित हाथी मुझे छोड़ेंगे नहीं। अपने पर हुए गोलियों के आक्रमण का बदला ये मुझसे लेंगे। उफ डैनियल, क्या अपने अंतिम समय में सीसी तुमसे मिल भी न सकेगी? तभी सीसी, मैं आ रहा हूँ सीसी, घबराना नहीं। डैनियल, यह देखते ही सीसी चीख पड़ी। डैनियल, मेरे निकट मत आना, वापस चले जाओ। हाथियों का दल सीसी के सिर पर पहुंच चुका था। ओह गॉड, सीसी की मदद कर। सीसी की आंखें मौत की दहशत से चौड़ी हो गई। अब मैं नहीं बचूंगी। और मानो डैनियल की पुकार भगवान तक पहुंच गई। दूसरे ही पल, घबराओ नहीं सीसी, अब तुम सुरक्षित हो। तुम सीसी उसे पहचानकर बुरी तरह से चौंकी, लेकिन हाथियों का ध्यान बटाने के लिए मुझे उनके सामने से होकर गुजरना होगा, अन्यथा गुस्से में पागल ये सारे हाथी सीसी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। मेरा अनुमान ठीक निकला। अब हाथियों का ध्यान सीसी से हटकर मुझ पर केंद्रित हो चुका है और हाथियों का ध्यान अपने से हटाने के लिए ये झील मेरी मदद करेगी। लेकिन जितनी तेजी से वह पानी के अंदर गया, उतनी ही तेजी से वह बाहर भी आ गया, क्योंकि झील के पानी में था जहर। टनों लीटर जहर मिलाया गया है झील के पानी में। सारा पानी जहरीला है, लेकिन क्यों और किसने किया होगा ऐसा? तभी जंगल पुनः हाथियों की चिंगाड़ों से गूंज उठा। ये सारे हाथी मेरी तलाश में झील की तरफ आ रहे हैं, किंतु अब ये क्रोधित नहीं दिखते। खतरा, अब यह हाथी झील के पानी में घुसेंगे और जहरीला पानी पीते ही सब मर भी जाएंगे। उसके बाद पोचर्स इनके दांत अलग कर लेंगे। उफ, तो यह योजना है पोचर्स की। ये सब भयानक संकट में फंसने जा रहे हैं। मुझे इन्हें बचाने के लिए शीघ्र ही कुछ करना होगा, लेकिन क्या? मस्त हाथियों का झुंड अपनी निर्बाध गति से झील की तरफ बढ़ता आ रहा था। नागराज ने पेड़ का एक मोटा तना उठाया। शोर मचाकर इन्हें भगाने की कोशिश करता हूँ, है तो असंभव ही। नागराज शोर मचाता हुआ हाथियों की तरफ बढ़ा। हाथियों के झुंड का मुखिया हाथी पहले तो चौंका, फिर अपनी राह में व्यवधान डालते नागराज को पहचान कर उसकी तरफ दौड़ा। लगता है ये मुझे पहचान गया है। फिर जैसे तूफान आ गया हो, हाथियों का पूरा झुंड नागराज को रौंदने के लिए दौड़ पड़ा। अरे बाप रे, यह तो मौत बुला ली मैंने। नागराज दौड़ा और पड़ गया। रे कालिया मेरे पीछे, अब तेरा क्या होगा नागराज? नागराज सर्प की मानिंद्र रेख कर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन अगली टक्कर में पेड़ नीचे था। फिर तो हाथियों के झुंड ने तबाही का तांडव मचा दिया। नागराज एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर बचता रहा। इन्हें बचाऊंगा कैसे? इनसे तो बचना ही मुश्किल हो रहा है। कुछ देर बाद हाथी थक गए और उफ, अब कुछ दम मिला है। लेकिन लगता है ये हाथी अब फिर नीचे पानी पीने जा रहे हैं। लेकिन मैं इन्हें अपनी आखिरी सांस तक बचाने की चेष्टा करूंगा। जैसे ही मुखिया हाथी ने पानी में सूंड डालनी चाहिए, अब तेरा क्या होगा रे कालिया? गुस्से में मनमाता मुखिया हाथी फिर नागराज की तरफ भागा। बेटे कालिया, तुम तो मरने मारने पर तुले हो, पर नागराज तुम्हें बचा कर रहेगा। किंतु जहरीले पानी को पीकर तड़पते अपने साथी हाथियों की चिंगाड़ सुनकर उसे रुक जाना पड़ा। जिन हाथियों ने इस दौरान झील का पानी पी लिया था,
वे सब चिंगाड़ चिंगाड़ कर जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। उफ, वही हुआ जिसका डर था। तब जबकि सभी हाथी उन बेहोश और तड़पते हुए हाथियों को घेरे खड़े थे। हे गुरु गोरखनाथ, क्या किया जाए जिससे इन निरीह प्राणियों की जान बच सके। एक तीव्र प्रकाश चमका। वत्स नागराज, इन हाथियों को चढ़े जहर की काट तुम्हारे पास है। इन हाथियों की जीवा पर दंश करके तुम इनका सारा जहर चूस लो। ओह, धन्यवाद गुरुदेव। नागराज सधे हुए कदम बढ़ाता मौन खड़े हाथियों के बीच पहुंचा और नागराज तुम्हें बचाने का अपना वायदा पूरा करेगा दोस्त। नागराज एक एक कर सभी बेहोश पड़े हाथियों का जहर चूसता चला गया। कमाल है, कैसे शांत खड़े देख रहे हैं सभी। कोई गुस्सा नहीं, कोई तनाव नहीं। क्या बात है। और वे हाथी उठ बैठे। वाह, जय गुरु गोरखनाथ। और फिर देखते ही देखते सभी हाथी स्वस्थ हो उठे। फिर लगता है यह सब मेरा आभार प्रकट कर रहे हैं। वाह, मैं तुम्हें काली कहूँगा दोस्त। नागराज को अपनी पीठ पर बैठाकर मुखिया हाथी आगे बढ़ा। तभी ठहरो ठहरो दोस्त। ओह, सिसी को देखते ही हाथी पुनः उत्तेजित हुआ, किंतु नागराज ने उसे शांत कर लिया। फिर धन्यवाद दोस्त काली। इंसान है या जादूगर, हाथी को कैसे अपने वश में कर लिया। मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही पहचान लिया था। तुम नागराज हो ना। नागराज, मेरी पत्नी को बचाकर तुमने मुझे अपना गुलाम बना लिया है। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया मिस्टर डेनियल, ये तो मेरा फ़र्ज था। लेकिन सिसी, तुम्हें इस प्रकार भयानक जंगल में नहीं घूमना चाहिए। जंगल में घूमना तो हमारा काम है नागराज। मैं फॉरेस्ट अधिकारी के रूप में यहाँ नियुक्त हूँ और मेरे पति भी यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। इस जंगल के जानवरों की सुरक्षा का भार हम दोनों पर है नागराज। नागराज, आज कुछ शिकारी अवैध ढंग से हाथियों का शिकार करना चाहते थे, किंतु ऐन मौके पर पहुंचकर मैंने उनके इरादों पर पानी तो फेर दिया, लेकिन बदमाशों की गोली लगने से एक हाथी घायल हो गया। इस कारण कुछ हाथी मेरे पीछे पड़ गए थे। अगर आज तुम समय पर न पहुंच जाते तो क्रुद्ध हाथी मेरी चटनी बना डालते। लेकिन नागराज, तुम सेलेस गेम रिजर्व के जंगलों में क्या कर रहे हो। तुम जैसे दोस्तों और थोडांगा जैसे दरिंदों की तलाश। थोडांगा? तुम थोडांगा की तलाश में यहाँ आए हो नागराज। हाँ, थोडांगा के साथ मुझे एक और चीज़ की भी तलाश है, और वह है काबुकी का खजाना। मैंने सुना है कि काबुकी का खजाना इन्हीं जंगलों में कहीं बिखरा पड़ा है। डेनियल, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी इस काम में मदद करो। थोडांगा की तबाही के साथ ही मैं तुम्हारे देश को काबुकी का खजाना भी ढूंढ कर दूंगा। नागराज, काबुकी के खजाने की हमारे देश को वाकई बहुत आवश्यकता है। अगर काबुकी का खजाना मिल जाए तो हमारे देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। लेकिन न सिर्फ हमारी सरकार बल्कि विश्व के बड़े बड़े सूरमा अपराधी भी कोशिशें करके थक हार चुके हैं। बावजूद इस जानकारी के कि काबुकी का खजाना कहाँ है, सम्राट थोडंगा भी आज तक वहाँ पहुँचने में सफल नहीं हो सका है। नागराज, सम्राट से बड़ी कोई और शक्ति नहीं है पूरे अफ्रीका में। हम तो मौत के निमंत्रण पर चलेंगे तुम्हारे साथ, पर तुम भी सोच लो एक बार, बहुत बेरहम हत्यारा है वह। सिसी, मैंने विश्व से अपराध व आतंकवाद को समाप्त करने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें भय व सोचने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और अब तो थोडंगा को तलाश करना और ज़रूरी हो गया है, क्योंकि काबुकी के खजाने का पता भी तो पूछना है मुझे उससे। नागराज, थोडंगा के बारे में हमें यहाँ के उत्तरी छोर पर स्थित कबीले वालों से अच्छी जानकारी मिल सकती है। एक मकालू कबीले वाले मेरी पहचान के हैं। हम कल उनसे मिलने चलेंगे। तब तक तुम हमारे मेहमान रहोगे नागराज। मुझे कोई ऐतराज नहीं। फिर वे काली पर सवार होकर चल पड़े। अगले दिन तीनों काली पर सवार होकर कबीले की तरफ बढ़े ही थे कि नागराज, वह देखो, लगता है इसे कल रात ही किसी समय गोली का निशाना बनाया गया है। ओ माय गॉड, कितनी बेदर्दी से इसके दांत निकाल लिए गए हैं। नागराज, हमारी हजारों सावधानियों के बावजूद इन निरीह प्राणियों का शिकार होता है। यही इन शिकारियों की शक्ति को दर्शाता है। शिकारियों को कड़ी सजाएं होती हैं, फिर भी वे शिकार करने से नहीं चूकते, क्योंकि इसमें भारी कमाई होती है। और इन सब शिकारियों के पीछे जो शक्ति है वह है सम्राट थोडांगा। अब ऐसी कोई शक्ति जिंदा नहीं बचेगी डेनियल। ठीक इसी पल अचानक मानो बिजली कौंधने किसी आवाज़ हुई। काली भयानक ढंग से चिंगाड़ उठा। उफ, यह क्या हुआ। आह सिसी, ओह नहीं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।